हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 12th केमिस्ट्री और 12th केमिस्ट्री का हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। आज का है लेक्चर नंबर 7। आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम लेंगे वो आपको एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए आते हैं। तो आज हम देखेंगे पैकिंग इफ़िशियंसी। तो पैकिंग इफ़िशियंसी हम देखेंगे फॉर द मेटल क्रिस्टल हैज़ द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड द फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए। उसके साथ साथ आज हम एक टेबल भी देखेंगे जिस टेबल में आपको सारा एक जगह पे मिलेगा, एक जगह पे लिखा हुआ मिलेगा। और उसके साथ साथ हमें डिराइव करना है अगर आपके पास x ग्राम ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल प्रेजेंट है तो उसकी हम डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पैकिंग इफ़िशियंसी एक बड़ा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7 विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो आज के लेक्चर में हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज़ पैकिंग इफ़िशियंसी। तो इफ़िशियंसी मतलब क्या होता है, एबिलिटी। तो जो भी हमें पता है कि क्या होता है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो कैसे होता है, पैकिंग ऑफ पार्टिकल। और लास्ट लेक्चर में हमने 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल पैकिंग को बहुत अच्छे से देख लिया है। अभी हमें उनकी इफ़िशियंसी देखनी है। तो इफ़िशियंसी परसेंट में होगी। मतलब सपोज़ आपको एक बॉक्स दिया गया या फिर 2 बॉक्स दिए और आपको 20 बॉल्स दिए और कहा है कि इन बॉक्स में इन बॉल को क्या करना है, फिल करना है। तो आप इन बॉल को इन बॉक्स में कैसे अरेंज करते हो, कितना उसका ये जो बॉक्स है इसका जो एरिया है अंदर का, कितना एरिया यूटिलाइज करते हो, कितना एरिया एम्प्टी रखते हो, उस पर डिपेंड होगा कि आपने कितने इफिशिएंटली उसे क्या किया है, बॉक्स के अंदर पैक किया है। तो उसे क्या कहा जाएगा, पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफ़िशियंसी परसेंट में होती है, मतलब 100 में से आपने कितना परसेंट जो है बॉक्स का या क्यूब का यूटिलाइज किया, कितना परसेंट उसका क्या रह गया, खाली रह गया। खाली रहा उसे हम क्या कहते हैं, एम्प्टी स्पेस, उसे वॉइड्स कहा जाता है। तो पैकिंग इफ़िशियंसी प्लस वॉइड मिल के कितना होना चाहिए, 100%। तो पैकिंग इफ़िशियंसी होता क्या है, इस पर हमेशा क्वेश्चन भी आता है। एक्सप्लेन द टर्म पैकिंग इफ़िशियंसी। तो जो मैग्नीट्यूड होती है पैकिंग इफ़िशियंसी की, ये हेल्प करती है टू मेजर द हाउ टाइटली पार्टिकल्स पैक टुगेदर। पार्टिकल कितने टाइटली एक दूसरे से पैक हो चुके हैं, ये क्या है हमें यहाँ से पता चलता है। जितना ज़्यादा परसेंट क्या होगा इसका पैकिंग इफ़िशियंसी का ज़्यादा होगा, उतने क्या हो चुके हैं, पार्टिकल ने क्या कर लिया है, उस क्यूब का ज़्यादा एरिया क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी पैकिंग इफ़िशियंसी की, ये कभी कभी क्या आता है, फ्रैक्शन भी आता है या फिर इसे परसेंटेज भी कह सकते हो। सो पैकिंग इफ़िशियंसी इज़ फ्रैक्शन और परसेंट ऑफ टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर। स्फीयर ने कितना स्पेस ऑक्युपाई किया है उसे हम क्या कहेंगे, उस परसेंटेज को हम कहेंगे पैकिंग इफ़िशियंसी, या उस फ्रैक्शन को भी क्या कह सकते हो, पैकिंग इफ़िशियंसी। यहाँ पे स्फीयर मतलब क्या होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो पार्टिकल को इसके आगे क्या वर्ड यूज़ होने वाला है, स्फीयर ही वर्ड यूज़ होगा। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, पैकिंग इफ़िशियंसी। स्मॉल में हम इसे अगर पीई लिखे तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम क्या किया है, ऑक्युपाई किया है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल जो हम क्यूबिक सिस्टम देख रहे हैं इसका कितना होता है, हमेशा ए क्यूब होता है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तब मैं बताऊंगी आप लोगों को। यहाँ पे ये जनरल फॉर्मूला देखो, पैकिंग इफ़िशियंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम था, और यहाँ पे परसेंटेज है इसलिए क्या होगा, इसे 100 से मल्टीप्लाई, मतलब ये किस में आएगा, परसेंट में आएगा। तो परसेंटेज में ये वैल्यू होगी पैकिंग इफ़िशियंसी। फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो हमने अभी तक क्यूबिक सिस्टम में कितने टाइप के क्यूब देखे, 3 टाइप के। हमने सिंपल देखा जिसे प्रिमिटिव कहा जाता था, दूसरा हमने बॉडी सेंटर्ड देखा, तीसरा हमने फेस सेंटर्ड देखा। तो इन तीनों को भी हमें क्या करना है, तीनों के लिए पैकिंग इफ़िशियंसी को कैलकुलेट करना है।
तो ये आज का जो टॉपिक है इस पे कंपलसरी आने वाला क्वेश्चन है। इन तीनों में से किसी भी एक की जो पैकिंग एफिशिएंसी है एग्जाम में आती है कैलकुलेट करने के लिए 4 मार्क के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बेस हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी देखने हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा आज का पैकिंग एफिशिएंसी। डेफिनेशन होगी द फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय स्फीयर और पार्टिकल, और फॉर्मूला होगा पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो चलो वन बाय वन हमें तीनों का देखना है। पैकिंग एफिशिएंसी क्वेश्चन कैसे होता है, क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आता है। तो एक क्वेश्चन इस पे आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल दैट हैज सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जिसका होगा उसके लिए हमें पैकिंग एफिशिएंसी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं यहाँ पे 4 स्टेप होते। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ स्फीयर देखना है कि जो स्फीयर है इसका रेडियस कितना होगा, जिसे स्मॉल r से डिनोट करते। स्टेप 2 में हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है। तीसरे में हम देखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का वॉल्यूम कितना होगा क्यूब में। और लास्ट 4th स्टेप में हम देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। तो हम स्टेप बाय देखेंगे। पहली स्टेप होगी रेडियस ऑफ स्फीयर, दूसरी स्टेप होगी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तीसरी स्टेप होगी टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, और लास्ट स्टेप क्या होंगी, पैकिंग एफिशिएंसी। ऐसे हम स्टेप वाइज जाएंगे। तो पहले हम देख रहे हैं सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए। तो देखो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। तो हमें पता है कि सिंपल क्यूब कैसे होता है। तो सिंपल क्यूब का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये पार्टिकल 4 पार्टिकल ऊपर प्रेजेंट होंगे, 4 पार्टिकल क्या होंगे, नीचे प्रेजेंट होंगे। बिकॉज इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिर्फ ऊपर का पार्ट दिखाया है, और वो भी ऐसे, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर ऐसे दिखाया गया है, मतलब फेस दिखाया है स्क्वायर का इस डायग्राम में। तो देखो इस डायग्राम में अभी क्या है, ये फेस है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, एज लेंथ, जिसे हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ये एक स्फीयर हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ पे इसका डिस्टेंस r होगा, ये इसकी रेडियस r होगी, ये भी r होगी, ये भी r होगी, ये भी r होगी, ये भी r, हर रेडियस क्या होगी, r होगी। लेकिन इतने सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे सेम ही है, इसीलिए 2 ही दिखाए गए डायग्राम में। तो ये क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो हमें क्या करना है, अभी रेडियस देखनी स्फीयर की कि कितनी होगी। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल क्या होते हैं, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और एक दूसरे को टच करते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे एज में। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, जो फेस है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का वो दिखाया गया है। और यहाँ से ये पता चल रहा है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ए इज इक्वल टू कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, r1 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, r2 होगा। लेकिन दोनों r सेम ही है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है उसे 2r। मतलब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू होगा 2 बार r। यहाँ से यहाँ पे r है, यहाँ से यहाँ पे भी डिस्ट क्या है, रेडियस ही है। तो एज लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएंगी, एज लेंथ क्या होगी, मतलब 2r होगी। तो यहाँ पे 2r लिखा, तो r की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें r की वैल्यू मिलेगी, r इज इक्वल टू a/2। मतलब एज लेंथ को अगर आधा कर देते हो सिंपल के लिए, आपको क्या मिल जाएगी, उसकी रेडियस मिलेगी। यहाँ पे a क्या होता है, एज लेंथ होता है यूनिट सेल का, और r क्या होगी, रेडियस ऑफ एटम। तो पहला पॉइंट समझ लो अच्छे से, रेडियस हमने निकाली स्फीयर की, रेडियस और एज लेंथ का हमने रिलेशन निकाला। तो हमें ये पता चला कि एज लेंथ इज इक्वल टू क्या था, ट्वाइस r था। तो r इज इक्वल टू क्या हो गया, एज लेंथ बाय 2। तो एज लेंथ हाफ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रेडियस मिलेगा। तो ये पहली स्टेप थी, यहाँ से हमें क्या मिला, रेडियस मिला। तो मैं जो मिल रहा है वो यहाँ पे लिख के रखूँगी। तो हमें मिला r इज इक्वल टू a/2। ये कहाँ से मिला, पहले स्टेप से मिला। अभी स्टेप 2 देखते। सेकंड स्टेप हमें देखनी है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, तो ये स्फीयर क्या है, राउंडेड है, मतलब क्या है, ये सर्कल है। तो जो वॉल्यूम होगा स्फीयर का, ये हमेशा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मैं यहीं पे लिख रही हूँ, इज इक्वल टू क्या होगा, ये फिक्स है 4/3 πr क्यूब।
तो ये सर्कल के लिए क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो ये क्या है, सर्कल का फॉर्मूला, और हमें पता है हमारा पार्टिकल भी एक क्या है, सर्कल ही है। तो क्या हो गया, इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें आर की वैल्यू पता है, इस आर की वैल्यू को यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू हमें मिलेगा 4/3 पाई a/2 क्यूब। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, देखो 4π/3 ये हो जाएगा a क्यूब, और ये होगा कितना, 2 का क्यूब कितना होता है यहाँ पे, 8 होगा। तो ये बन जाएगा यहाँ पे 8। ओके, तो इसे हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 1, 4 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6। तो इसे हम लिख सकते हैं पाई a क्यूब डिवाइड बाय 6। तो आ रहा है समझ में। तो सिंप्लीफाई कर दिया, वैल्यू को पुट किया और सिंप्लीफाई किया, तो हमें क्या मिला, हमें यहाँ से मिला वॉल्यूम। तो हमें मिला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना मिला हमें यहाँ से, ये हमें मिला है पाई a क्यूब अपॉन 6। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वॉल्यूम हमें मिला पाई a क्यूब अपॉन 6। तो स्टेप 2 क्या है, वॉल्यूम स्फीयर का कैलकुलेट करना है। स्फीयर एक सर्कल होता है, तो वॉल्यूम स्फीयर का क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू पहले स्टेप में हमने क्या की थी, फाइंड आउट की थी, वो कितनी, a/2। तो उसे पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमें क्या मिला, पाई a क्यूब बाय 6। तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। अभी हमें थर्ड देखना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल देखते हैं। तो चलो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल हमें देखना है। तो देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल कैसे निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं सिंपल में, वो तो पता है। तो सिंपल को हम कैसे करते थे, ऐसे ड्रॉ करते थे, और पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट थे, एट 8 कॉर्नर ऑफ क्यूब। ओके, एक का कितना कंट्रीब्यूशन था, 1/8। तो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर हम कैलकुलेट करें सिंपल के लिए तो कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 8 क्या होते, कॉर्नर होते, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, 1 होंगे। ये हम देख चुके। अभी इसमें कितने पार्टिकल है, 1, और एक पार्टिकल का कितना वॉल्यूम है, इतना ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल इनटू पाई a क्यूब अपॉन 6। पार्ट क्या है ये, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू पाई a क्यूब अपॉन 6, मतलब ये भी क्या होगा, पाई a क्यूब अपॉन 6। क्यों, क्योंकि सिंपल क्यूब में एक ही पार्टिकल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल का जो होगा टोटल वॉल्यूम जो आएगा पार्टिकल का, स्फीयर का, वो भी कितना होगा, सेम ही होगा, पाई a क्यूब अपॉन 6। अभी हमें देखनी है पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी से पहले हम देखेंगे कि टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक सिस्टम का क्या होता है, तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, टोटल वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ पे जो तीनों लेंथ होती है उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है। बट क्यूबिक सिस्टम में क्या होती है, ए बी सी की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। तो हम तीनों को सेम कंसिडर कर सकते हैं। तो टोटल वॉल्यूम जब भी यूनिट सेल का पूछा जाए कौन से क्यूबिक का, वो क्या होगा, ए क्यूब होगा। तो ये क्या होता है, कॉमन होता है, क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये कितना होगा, ए क्यूब होगा। हर इसमें हमें क्या करना है, यूज करना है। तो इसे मैं क्या कर देती हूँ, कॉमन यहाँ पे लिख के रखती हूँ। तो यहाँ पे ये आएगा ए क्यूब। अभी हमें लास्ट पॉइंट देखना है, स्टेप 4। ये स्टेप 4 नहीं थे एक्चुअली। स्टेप 4 क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ पैकिंग इफिशियंसी। ये आपके बुक में दिया नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है। तीनों जो लेंथ होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, बट तीनों सेम होने की वजह से तीनों को ए कंसिडर किया। तो टोटल वॉल्यूम जो होगा
क्यूबिक सिस्टम का क्या आता है, यहाँ पे ए क्यूब आता है। ओके, अभी देखते हैं कि पैकिंग इफिशियंसी क्या होगी। तो नेक्स्ट स्टेप देखो क्या है, पैकिंग इफिशियंसी को कैलकुलेट करना है फॉर सिंपल क्यूब। क्या है फॉर्मूला हम देख चुके हैं। तो फॉर्मूला है हमारा पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल। वो कितना आया था, वॉल्यूम पाई ए क्यूब अपॉन 6 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना था, ए क्यूब इंटू 100। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। ये था पाई ए क्यूब अपॉन 6, ये आया था टोटल वॉल्यूम था, टोटल क्या था, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल, और ये क्या था, ए क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी, इंटू 100। तो यहाँ पे ए क्यूब के साथ कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पाई इंटू 100 डिवाइड बाय 6। पाई की वैल्यू पता है आपको कितनी होती है, 3.142 इंटू 100 डिवाइड बाय 6। तो ये क्या हो जाएगा, इसे सिंप्लीफाई करोगे और तो ये क्या होगा, यहाँ पे होगा 314.2 डिवाइड बाय 6। आई होप 6 का टेबल तो सब लोगों का आता होगा। तो 6 से अगर इसे डिवाइड करोगे तो ये आपको मिलेगा 52.36%। तो जो है पैकिंग इफिशियंसी जो है किसकी, सिंपल क्यूब की, वो कितनी होती है, 52.36% क्या होगा, सिर्फ पैक होगा, रिमेनिंग क्या होंगे उसमें, वॉइड्स प्रेजेंट होंगे, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे एक बार फिर से समझ लो, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल हमने कैलकुलेट किया था, वो हमें मिला था पाई ए क्यूब अपॉन 6। टोटल वॉल्यूम भी हमने कैलकुलेट किया ए क्यूब, दोनों वैल्यू पुट किए, ए क्यूब के साथ कट गया, पाई की वैल्यू पुट की और कैलकुलेट किया तो हमें मिला परसेंटेज 52.36%। तो पैकिंग इफिशियंसी कितनी हो गई इसकी, 52.36%। पैकिंग इफिशियंसी मतलब स्पीयर ने क्या किया है, क्यूब का इतना एरिया क्या किया है, ऑक्युपाई किया है, रिमेनिंग क्या होगा, एम्प्टी स्पेस होगा। तो देखो अभी सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए हमने कैलकुलेशन किया तो हमें क्या मिला इस कैलकुलेशन से, यहाँ से हमें मिला टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल, जिसे हम क्या कहते हैं, पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं, वो कितनी मिले हमें, 52.36%। अभी हमें देखना है कि कितना एम्प्टी स्पेस होगा जिसे वॉइड वॉल्यूम कहा जाता है। तो क्या करोगे, 100 में से ऑक्युपाइड स्पेस को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे हमें ये मिलेगा 47.64%। तो किसी भी सिंपल लैटिस के लिए ऑक्युपाइड स्पेस क्या होगा, 52.36%, और वॉइड स्पेस क्या होगा, वॉइड वॉल्यूम 47.64%। इसे क्या कर लो, कहीं तो भी नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये हमेशा एमसीक्यू में आने वाला पॉइंट है। तो हमेशा एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए, सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए ओनली 52.36% स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल, जिसे हम पैकिंग इफिशियंसी कहेंगे, एंड 47.64% इज द एम्प्टी स्पेस। बीच में क्या होगा, जो एम्प्टी स्पेस होता है, ये देखो ये वाला, जिसे वॉइड वॉल्यूम भी कहा जाएगा। तो इसे हमें टेबल भी देखना है, एक टेबल में हम लिख लेंगे तो हमारा लर्न हो जाएगा, तो याद रखो इसे। चलो सेकंड हमें देखना है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए, सेम देखना है हमें। क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल दैट हैज़ बीसीसी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे भी हमें वही स्टेप देखने, स्टेप 1 होगा रेडियस ऑफ स्फीयर और पार्टिकल, दूसरा स्टेप होगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तीसरा होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, और लास्ट वाला होगा पैकिंग इफिशियंसी। तो यहाँ पहला स्टेप देखो, अभी क्या देखना है, स्टेप 1 रेडियस ऑफ स्फीयर। तो चलो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को भी यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे अच्छे से देखो, समझ लो हर स्टेप को कैसे आएगा। तो हमें पता है हमें क्या करना है, रेडियस स्फीयर की कैलकुलेट करनी है, इस स्फीयर की, जो क्या है, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की। तो बॉडी सेंटर में क्या होते हैं, 8 क्यूब प्रेजेंट एट 8 पार्टिकल प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर, और एक एडिशनल पार्टिकल कहाँ पे होता है, क्यूब के सेंटर में होता है, इसी को बॉडी सेंटर।
So in BCC unit cell, particle occupy the corner and additional one particle present at the center of cube. तो जो पार्टिकल सेंटर में होगा क्यूब का, वो क्या कर रहा है, कॉर्नर के पार्टिकल को क्या करेगा, टच करेगा। तो यहाँ से मैंने यहाँ तक जो ड्रॉ किया है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डायगोनल। तो ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया क्यूब का। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है, इसे डायगोनल कहा जाता है क्यूब का। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पेयर की रेडियस फाइंड आउट करनी है, हमें आर को कैलकुलेट करना है इस पेयर के लिए। तो इस पेयर के लिए आर को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री एंगल के लिए होता है, ये आप लोग सब लोगों को पता है। तो यहाँ पे हम दो एंगल कंसिडर करेंगे, नीचे का मत देखो, एक एक देखो। पहला हमें देखना है ट्रायंगल, कौन सा देखना है, यहाँ पे वो ट्रायंगल है FED। चलो डायग्राम में देखो, FED मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रायंगल को ऐसे देख रहे हैं। यहाँ पे देखो, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। इस ट्रायंगल में जो है ये ई है, अभी दिख नहीं रहा हमें, लेकिन ये कितना होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल। हमें पता है कि यहाँ पे एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, और एज लेंथ भी सेम होती है क्यूबिक सिस्टम में, ये हम देख चुके। तो हम अभी मैंने ये जो है यह इतना ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ, यहाँ से उठाया और यहाँ रखा, ऐसे समझो। ये F पॉइंट है, ये E पॉइंट है, और ये D पॉइंट है, और E एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री। तो क्या होगा, जो ट्रायंगल होगा FED में जो एंगल है FED, ये कितना होता है 90। तो E कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है। तो हमें पता है जब भी पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये जो होता है, ये यहाँ का डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, इसका डिस्टेंस इंटू इसका डिस्टेंस का प्लस इसके डिस्टेंस का क्या होगा, स्क्वायर। सो FD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा FE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। ओके, तो अभी यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर डाला है, ऐसा क्यों, तो देखो यहाँ पे F से लेकर E तक का जो डिस्टेंस है, ये क्या है, A एज लेंथ है क्यूब की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसे A कंसिडर किया, और इसका क्या आ गया, यहाँ पे स्क्वायर आ गया। मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या होगा, डिस्टेंस जो है F से लेकर E तक का क्या होता है, A है, और उसका स्क्वायर, तो ये बन गया A स्क्वायर। वैसे ही E से लेकर D, ये भी एज की क्यूब, एज की क्या है, एज लेंथ है, तो ये भी क्या होगी, A होगी, तो ये भी क्या हो गया, A स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं FD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, 2A स्क्वायर। दोनों की एडिशन कर दी, A स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था, 1 + 1 2A स्क्वायर हो गया। ओके, दूसरा और एक एंगल हम कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल AFD। तो देखो AFD मतलब अभी कौन सा, आपको कौन सा कंसिडर करना है, दिस वन। ओके, इसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे ADF एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, 90। मतलब यहाँ का ये जो एंगल है, ये कितना है, 90। हर एंगल 90 ही होता है यहाँ पे, तो ये कितना होता है, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम की हिसाब से क्या हो जाएगा, AF स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस क्या होगा, FD स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो AD स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे AD कितना है, A से लेकर D तक का डिस्टेंस देखो, A से लेकर D तक क्या है, एज लेंथ है, तो इसे हम A से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे आ गया A स्क्वायर। FD को अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना होता हो, 2A क्यूब। तो यहाँ पे 2A, यहाँ पे 1 है, दोनों की एडिशन कितनी हो जाएगी, 3A स्क्वायर। तो 3A स्क्वायर, तो हमें क्या मिला, AF स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर मिला। लेकिन AF, तो AF क्या हो जाएगा, √3A। हमने दोनों का भी क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, √3A हो गया। ओके, अभी देखो A से लेकर F तक का डिस्टेंस अगर देखोगे, तो A से लेकर F तक का डिस्टेंस कितने रेडियस इसमें फिट होते, तो देखो कितने रेडियस फिट होंगे। तो ये एक क्यूब है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस नंबर 1, ये एक स्फीयर है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस नंबर 2, ये एक स्फीयर है, यहाँ से रेडियस नंबर 3, और ये भी एक स्फीयर है, रेडियस नंबर 4। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त कितना है, बीच में रास्ते में कितने आर आएंगे, 4R।
तो हम लिख सकते हैं AF इज इक्वल टू क्या है 4R। ये 1 2 3 4, 4 क्या मिल रहे हैं रेडियस मिल रहे हैं, क्योंकि स्पीयर वैसे अरेंज है तो स्पीयर का R हमें कितना मिल रहा है 4R। तो हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया, एक साइड सेम है दूसरी साइड इक्वल कर दी। 4R इज इक्वल टू हमें क्या मिला √3a, तो R क्या हो गया √3a/4। तो हमें यहाँ से R मिल रहा है √3a/4। आगे का इजी है, यहाँ पे समझ लो अच्छे से। तो यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल क्या करने हैं कंसिडर करने हैं। पहला ट्रायंगल कंसिडर किया, उसका एंगल देखा, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से ये लिखा। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस थे एज लेंथ थे, जिसे हम a से डिनोट करते, तो दोनों का स्क्वायर हो गया, वो मिला 2a²। यहाँ पे मैंने लिखा भी है किसका डिस्टेंस क्या है। दूसरा ये हमने क्या किया ट्रायंगल कंसिडर किया, उसका ये एंगल 90 था, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये लिखा। यहाँ पे AD का डिस्टेंस जो है a से लेकर D तक, ये भी एज लेंथ है, तो ये a² हो गया। और FD अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना था 2a², तो ये हो गया 3a²। दोनों का स्क्वायर रूट निकाला तो AF कितना हो गया √3/a। तो AF क्या है यहाँ पे डायगोनल है इस ट्रायंगल का, तो उसे यहाँ से यहाँ तक पास होने के लिए R1 R2 R3 R4 से गुजर कर जाना पड़ेगा, तो 4 R आएंगे। तो AF इज इक्वल टू क्या होगा 4R। दोनों को इक्वल कर दिया तो 4R इज इक्वल टू √3a। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी R इज इक्वल टू √3a/4। सेकंड देखो, हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। तो यहाँ पे स्पीयर मतलब क्या होता है सर्कल, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4/3 πr3। R की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, उसे पुट किया तो देखो क्या मिलेगा 4π/3, यहाँ पे √3 × √3 हो जाएगा, क्योंकि क्यूब है तो मैंने 3 बार सेपरेट करके लिखा, इंटू a का क्या हो जाएगा क्यूब, अपॉन 4 का भी क्यूब है, सो 4 × 4 × 4। तो ये एक 4 इस 4 के साथ क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। √3 क्या हो जाएगा 3 होगा, वो भी इसके साथ कट हो जाएगा। तो ये और ये कट हो जाएगा, क्यों √3 × √3 क्या होता है हमेशा याद रखो, ये क्या हो जाएगा 3 होगा। तो ये इन दोनों के साथ ये भी एक कट गया, क्या क्या बाकी रह गया देखो। तो हमें मिला यहाँ पे √3 πa³ / 16। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। तो ये हमें क्या मिला वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, हमें कितना मिला √3 πa³ / 16। स्टेप 2 का हमें ये मिला है। अभी स्टेप 3 हमें क्या देखनी है नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखने। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर अभी हमने देखा, हमें थर्ड स्टेप में क्या देखना है वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल। तो इसमें कितने पार्टिकल आते हैं BCC में 2 आते हैं, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स देखना है, तो हमें पता है क्या होता है BCC मतलब क्या होगा ऐसा यूनिट सेल जिसके क्या होते हैं 8 कॉर्नर में पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं और एक पार्टिकल सेंटर। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आएंगे BCC में हम देख चुके हैं कितने आते, फिर भी एक बार देख लो। यहाँ पे कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, ऐसे 8 कॉर्नर प्लस 1 सेंटर, तो क्या होगा 1 + 1 कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे इसके पास BCC के लिए 2 पार्टिकल क्या होंगे प्रेजेंट होंगे। तो यूनिट सेल जो BCC कितने पार्टिकल कंसिस्ट करता है 2 पार्टिकल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इज इक्वल टू क्या होगा 2 × ये आ जाएगा, तो 2 × क्या होगा √3 πa³ / 16। ये एक पार्टिकल का ऐसे इसके पास कितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं 2। तो देखो यहाँ पे ये इसके साथ क्या होगा कट होगा, तो यहाँ पे आएगा √3 πa³ / 8। तो हमें क्या है यहाँ पे मिला √3 πa³ / 8। ये क्या है इस क्यूब का क्या है वॉल्यूम। इस क्यूब में 2 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एक पार्टिकल के वॉल्यूम को हमने 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमें मिला √3 πa³ / 8। अभी हमें क्या करनी है पैकिंग इफिशियंसी फाइंड आउट करनी है। तो चलो अभी पैकिंग इफिशियंसी को कैलकुलेट करना है। क्या फॉर्मूला है पैकिंग इफिशियंसी का
पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड हमें यहाँ पे मिला था, कितना था, √3 पाई ए क्यूब अपॉन 8, और जो टोटल वॉल्यूम है ये होता है ए क्यूब। मैंने पहले आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाया था, ये इसके साथ कट हो जाएगा। सो √3 इंटू क्या होगा, यहाँ पे 3 पॉइंट क्या आता है कैलकुलेशन में, पाई की वैल्यू मैंने लास्ट इसमें भी आपको बताई थी, 3.142 इन नहीं 142, ये 8 नीचे चला जाएगा, डिवाइड बाय 8। जब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे, √3 की वैल्यू देख लो क्या आती है, √3 की वैल्यू देखो, इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करो, ये तो यहाँ पे आपको मिलेगा 68%। तो देखो मैं यहाँ पे वैल्यू भी बता देती हूँ आपको। √3 की वैल्यू आती है 1.732, 3.142, 100 वैसे आ गया, 100 लिखना रह गया था, 100 डिवाइड बाय 8। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी हो जाएगी, 5.442, उसे मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 544.2 डिवाइड बाय 8। 8 का टेबल सब लोगों को आता होगा, ये आएगा 68.02, तो इसे कंसिडर किया जाता है 68%। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल था उसका जो स्पेस ऑक्युपाइड है वो कितना है, 68%। तो ये क्या हो गया इसका ऑक्युपाइड स्पेस, इतना स्पेस ऑक्युपाई हुआ है। तो एम्प्टी स्पेस कितना होगा, एम्प्टी स्पेस या उसे वॉइड वॉल्यूम भी कह सकते हो, वो कितना होगा 100 माइनस 68, तो ये कितना होगा 32%। तो इसे भी क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि ये भी MCQ में बहुत बार पूछा जाता है। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं, सो 68% ऑफ टोटल वॉल्यूम इन BCC यूनिट लैटिस इज ऑक्युपाइड बाय द एटम एंड 32% इज एम्प्टी स्पेस और वॉइड वॉल्यूम। वॉइड का वॉल्यूम कितना होगा 32, ऑक्युपाइड स्पेस कितना होगा 68%। नेक्स्ट हमें देखना है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या होगा, FCC कहा जाता है। इस पर भी क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द पार्ट पैकिंग इफिशियंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल दैट हैज़ FCC स्ट्रक्चर। तो FCC स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। तो हमें पता है FCC में क्या होता है, FCC पार्टिकल जो होंगे उनको क्या है, 8 पार्टिकल प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर और 6 पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फेस के सेंटर में। तो ये जो पीछे का फेस है उसके सेंटर का एक यहाँ पे दिखाया है। तो ये यहाँ पे जो ब्लैक कलर से दिखाया वो क्या है, यहाँ पे डायगोनल। यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे, लेकिन एक ही एंगल के लिए करेंगे, कौन सा, ABC। तो देखो यहाँ पे ABC, ये जो एंगल है इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ये जो एंगल है ये कितना है, 90। तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो A से लेकर B एज लेंथ है, तो ये भी A हो जाएगा, B से लेकर C ये भी एज लेंथ है, ये भी A हो जाएगा। सो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर। तो हमें मिला AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट निकाला तो हमें मिला AC इज इक्वल टू √2A। बट AC क्या है, देखो यहाँ पे A से लेकर C तक कितने आर वो पास करता है, 1 2 3 4। यहाँ से यहाँ पे एक आर है, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस, यहाँ से यहाँ तक उसकी दूसरी रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक थर्ड। तो 1 2 3 4। तो AC का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4R हो जाएगा। सो बट AC इज इक्वल टू 4R, तो दोनों को इक्वल कर दो, √2A इज इक्वल टू 4R। तो R क्या हो जाएगा, √2A अपॉन 4 और A बाय 2√2। तो ये कैसे आया वो भी बता देती हूँ मैं। तो क्या आया था, √2A बाय 4 आया था। ओके, तो 4 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2, राइट। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते, 2 को हम √2 इंटू √2 भी लिख सकते। √2 क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। तो इसके साथ ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे नीचे क्या आया, A अपॉन 2√2। तो इसे ऐसा भी लिखा जाता है या फिर ऐसे भी लिखा जाता है। 4 मतलब 2 इंटू 2, 2 मतलब क्या होगा, √2 इंटू √2, एक √2 इसके साथ कैंसिल हो गया। सो ये इज इक्वल टू क्या आया, R इज इक्वल टू
a/2 ऐसे भी लिखा जाता है। तो यहाँ से हमें क्या मिली है, अभी r की वैल्यू मिली है। तो r की वैल्यू कौन सी मिली है हमें, a/2 ये वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट हुई। तो इसे यूज़ करके अभी हमें सेकंड स्टेप करनी। तो पहले स्टेप समझ लो, ये एंगल कंसिडर किया और यहाँ से हमें r मिला, कितना था, r इज इक्वल टू √2a/4 या इसे ही लिख सकते हो a/2√2। तो स्टेप 2 देखो, अभी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें देखना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई r³। r की वैल्यू यहाँ पे हमने कैलकुलेट की, उसे यहाँ पे पुट किया। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 4 पाई, इस a को बाहर निकाल लेते, उसका क्यूब है 3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू √2 भी 3 बार आएगा, क्योंकि क्यूब है ना तो मैंने सेपरेट करके लिखा। तो देखो क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 क्या लिख सकते हम, 2 लिख सकते यस लिख सकते। तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 4 है, इसके साथ क्या हो गया, ये कट हो गया। ओके, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें मिला पाई a³ अपॉन 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और √2 क्या होगा, वैसे ही रहेगा। तो ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला एक स्फीयर का वॉल्यूम। तो एक स्फीयर का वॉल्यूम हमें जो मिला है वो कहीं तो लिख लेते, यहाँ पे लिख लेते पाई a³ अपॉन 12√2। तो स्टेप 2 से हमें एक स्फीयर का वॉल्यूम मिला। अभी हमें देखना है कि FCC जो होता है एक क्यूब में कितना वॉल्यूम होगा। तो स्टेप 3 है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स अभी हम किसके बात कर रहे हैं, FCC की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, 8 कॉर्नर में क्या होते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते। तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल रहे हैं FCC के लिए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू 8 कॉर्नर, और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8, और फेसेस कितने होंगे यहाँ पे 6 फेस होंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब ऊपर का, नीचे का, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, बैक साइड एंड फ्रंट साइड। तो एक कितने टोटल कितने फेस प्रेजेंट होते हैं 6, एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। तो ये क्या होगा 1 + 3। तो नंबर ऑफ पार्टिकल हमें पता है FCC में कितने होते हैं, 4 होते। तो उसी को हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करने वाले हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स। कहाँ पे, FCC यूनिट सेल में। तो यहाँ पे होगा 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल। 1 पार्टिकल का वॉल्यूम ये था पाई a³ 12√2। तो ये इसके साथ कट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा पाई a³ 3√2। तो ये हमें यहाँ से मिला, क्या है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड अभी हमें r की ज़रूरत नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो हमें मिला है पाई a³ 3√2। तो चलो अभी हमें पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करनी है। तो क्या फॉर्मूला है पैकिंग इफिशियंसी का, स्टेप 4 है पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड हमने यहाँ पे लिखा था, चलो उसे लिख लेते हैं पाई a³ अपॉन 3√2 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना होता है a³ होता है। तो a³ के साथ कट जाएगा। ओके, यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी होती है, बार बार मैं बता रही हूँ पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3 पॉइंट कितनी लिखी थी हमने 14142। तो इतना ही होगा, ऊपर 100 रह गया ना, इंटू 100। तो मैं नीचे ही लिख देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू 100 डिवाइड बाय 3√2 हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू क्या है 3.142 इंटू 100 डिवाइड बाय 3√2। √2 की वैल्यू भी देख लेते हैं क्या आती है। तो देखो यहाँ पे √2 की वैल्यू है 1.4142। √2 और √3 की वैल्यू आप लोग लर्न करके रखो, क्योंकि
जेईई और नीट के पेपर में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पे वैल्यू नहीं होती है, तो √3 और √2 की वैल्यू थोड़ा सा लर्न कर लो। तो ये वैल्यू पुट की, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आया 314.2, इन दोनों का आया 4.24। इसे हमने जब डिवाइड किया तो ये हमें मिला 74.10%, तो इसे लिखा जाता है 74%। तो क्या होगा यहाँ पे जो ऑक्यूपाइड स्पेस होगा कहाँ पे, एफसीसी यूनिट सेल में, वो कितना होता है, वो होता है 74%। तो अगर ऑक्यूपाइड स्पेस क्या है तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ, ऑक्यूपाइड कितना है 74% है, तो एम्प्टी स्पेस कितना होगा, तो एम्प्टी या इसे वॉइड वॉल्यूम भी कहा जाता है, वो कितना होगा 100 - 74, तो ये आ जाएगा 26%। तो इसे भी क्या करना है आपको, बॉक्स बना लो, इसे भी याद रखना है फॉर एफसीसी, इतना होगा ऑक्यूपाइड, इतना होगा एम्प्टी। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं इन एफसीसी भी कह सकते हो, लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं, इसे सीसीपी भी कहा जाता है, इसे एचसीपी भी कहा जाता है। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर क्लोज पैकिंग के लिए क्या होगा, जो होता है लैटिस में ऑक्यूपाइड स्पेस कितना होता है टोटल वॉल्यूम का 74%, और 26% क्या होगा, ये होगा वॉइड वॉल्यूम या इसे एम्प्टी स्पेस भी कहा जाएगा। तो चलो एक टेबल ही देखते हैं, उस टेबल में हम सबको लिख लेते हैं एक साथ, तो हमारा सब क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे नेम ऑफ यूनिट सेल लिख रही हूँ, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए इज एज लेंथ, आर इज द रेडियस ऑफ स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, तो यहाँ पे हम वन पार्टिकल का वॉल्यूम लिख रहे हैं, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड क्यूब का क्या होगा या यूनिट सेल का हम कहेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे पैकिंग इफिशियंसी, तो पैकिंग इफिशियंसी पे मैं 2 पार्ट कर देती हूँ, ऑक्यूपाइड और क्या होगा एम्प्टी, ओके। और यहाँ पे और एक ऐड कर देती हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो हमें इतने क्या करने हैं, मैंने 2 टेबल एक साथ ही कर दिए बच्चों, तो आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर लो और इसे लिख लो, बुक में नहीं दिया है, ओके। तो चलो थोड़ा सा एम्प्टी को एडजस्ट कर लेते, ओके। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि जो सिंपल क्यूब होता है जिसे प्रिमिटिव कहा जाता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6। 4 इसके खुद के स्पीयर के होंगे, उसके 4 उसके क्या होते हैं ऐसे खुद के लेयर के, एक ऊपर से आता है एक नीचे से, ऐसा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका 6 होगा। रिलेशन क्या होगा, R इज इक्वल टू क्या होगा A/2, इसी को लिखा जाता है 0.5000A, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, ये रिलेशन होगा, ओके। उसके बाद देखो जो है वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, तो क्या होता है ये πa³ अपॉन क्या होता है 6, तो यहाँ पे क्या है वैल्यू पुट करेंगे हम पाई की, तो ये हमें मिलेगा 0.5237A³, तो यही नीचे ही लिख देती हूँ मैं 0.5237 इंटू A³, ये क्या होगा इसका वन पार्टिकल का वॉल्यूम। वैल्यू पुट करके आया है, मतलब पाई की आप यहाँ से डायरेक्ट उठा के क्या कर सकते हो न्यूमेरिकल में ऐड कर सकते हो। टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल कितना होता है टोटल वॉल्यूम, πa³ अपॉन 6 की सेम ही होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं 1 होते हैं, इसमें 2 होते हैं और इसमें कितने होते हैं 4, n की वैल्यू ये भी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा सेम आएगा 0.5237 इंटू A³। यहाँ पे ऑक्यूपाइड स्पेस कितना होता है 52 पॉइंट कितना होगा 76%, और एम्प्टी स्पेस कितना होता है 47.64, यहाँ पे 26 चाहिए 52.26 और यहाँ पे 47.64%, ओके। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड देखो अभी बीसीसी में क्या होता है कॉर्नर पे पार्टिकल होते हैं, मतलब ऊपर के कॉर्नर पे ऐसे 4 पार्टिकल, नीचे के कॉर्नर पे 4 पार्टिकल, एक सेंटर वाले को ऊपर से 4 नीचे से 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8 होगा। तो याद रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर 8।
आर की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे √3a/4 होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 0.4330a। ये हो क्या होगा आर और ए का रिलेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे वन पार्टिकल क्या होता है √3πa³ अपॉन क्या होता है 16 होता है, ये वैल्यू हो जाएगी 0.34 × a³। तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, आपको इतने बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्या होता है ये √3πa³ अपॉन क्या होता है यहाँ पे 8 होता है, तो ये बन जाएगा 0.68 × a³। यहाँ पे जो ऑक्यूपाइड स्पेस है वो होता है 68% और एम्प्टी स्पेस कितना होता है यहाँ पे 32% होता है। ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं 2 होते। नेक्स्ट है एफसीसी, इसे एचसीपी भी कह सकते हो, सीसीपी भी कह सकते हो। हेक्सागोनल क्लोज पैक और क्यूबिक क्लोज पैक और फेस सेंटर क्लोज पैक, सबका मीनिंग सेम होता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका 12। क्यों 12? क्योंकि इसके खुद के आजू बाजू में कितने होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर था, देखो कितने थे 6, ऊपर से 3 आते हैं और नीचे से 3 आते हैं, तो 6 + 3 + 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 12 होगा। याद रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर 12। उसके बाद देखो यहाँ पे ए और आर का रिलेशन क्या होगा, r = क्या होता है √2a/4 होता है, या इसी को लिख सकते हो r = 0.3535a। ये हो गया रिलेशन। वॉल्यूम वन पार्टिकल का कितना होगा, वो होगा πa³ 12√2। सारे वैल्यू पुट करोगे तो ये मिलेगा 0.1855a³। उसके बाद वॉल्यूम ऑक्यूपाइड जो होगा यूनिट सेल का, वो होता है πa³ अपॉन 3√2। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 0.74 a³। यहाँ पे ऑक्यूपाइड स्पेस होता है 74% और एम्प्टी स्पेस कितना होगा 26%। तो जितना अभी तक हम देख चुके हैं सारा मैंने यहीं पे लिख दिया। नंबर ऑफ पार्टिकल भी लिख दिए, कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिख दिया, ए आर का रिलेशन, वन पार्टिकल का वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ पे टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा, कितना ऑक्यूपाइड स्पेस होगा और कितना एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस को ही क्या कहा जाता है, वॉइड वॉल्यूम भी कहा जाता है। तो वॉइड वॉल्यूम भी यहीं पे लिख दिया। इस टेबल में से मैक्सिमम आपको क्या है एग्जाम में आने वाला है, तो आप लोग अच्छे से इस टेबल को लिख लो, क्योंकि बुक में 2 अलग अलग टेबल दिए हैं तो मैंने दोनों को एक साथ ही लिखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो पैकिंग इफिशियंसी को अगर ऑब्जर्व करोगे 74% पैकिंग है, 68% पैकिंग है, 52% पैकिंग है। और यहाँ पे देखोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12, 8, 6, तो जितना बड़ा कोऑर्डिनेशन नंबर उतनी पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है, हाइयर होती है। तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा उतने क्या होते हैं, पार्टिकल क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और उतना ऑक्यूपाइड स्पेस क्या होता है यहाँ पे इंक्रीज होता है। तो इसी पे एक क्वेश्चन है, यूज़ योर ब्रेन पावर करके, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन है। विच ऑफ 3 लैटिस SC, BCC, FCC हैज़ मोस्ट इफिशियंट पैकिंग ऑफ पार्टिकल, विच वन हैज़ द लीस्ट इफिशियंट पैकिंग। तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, कौन से हमारे पास लैटिस प्रेजेंट है, फेस सेंटर्ड प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है और बॉडी सेंटर। तो इसमें से फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का, जिसे CCP या फिर HCP भी कहा जाता है, इसकी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पैकिंग है 74% और सबसे लीस्ट किसकी है, सिंपल की। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस की कितनी होगी, लीस्ट होगी इफिशियंसी 52.26%। और एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन, मेंशन द प्रॉपर्टीज दैट आर कॉमन फॉर बोथ HCP एंड CCP। HCP और CCP के लिए कॉमन क्या है, तो दोनों के लिए कॉमन है कोऑर्डिनेशन नंबर, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ये एक कॉमन चीज़ है। और दूसरी है इनकी पैकिंग इफिशियंसी जो होती है वो भी सेम होती है, कितनी होती है 74%। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती है, HCP और CCP के लिए क्या होंगी, सेम होगी। और एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का है, विच ऑफ द 3 टाइप ऑफ पार्टिकल यूज। तो यहाँ पे 3 टाइप के पार्टिकल यूज हुए मेटल के पैकिंग के लिए, मोस्ट इफिशियंट यूज ऑफ स्पेस एंड विच मेक द लीस्ट इफिशियंट यूज। तो इनमें से कौन मोस्ट इफिशियंटली स्पेस को यूज़ करता है,
तो उसका आंसर होगा FCC कह सकते हो, HCP कह सकते हो, CCP। ये क्या है, मोस्ट इफिशिएंटली क्या करता है, स्पेस को यूज़ करता है। 74% स्पेस उसने क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। और लिस्ट कौन करेगा, सिंपल, ओनली 52.26%। तो हम लिख सकते हैं आउट ऑफ 3 टाइप ऑफ पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, CCP और HCP लैटिस मेक द मोस्ट इफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस, वाइल सिंपल क्यूबिक लैटिस क्या होगा यहाँ पे, लीस्ट इफिशिएंटली क्या करेगा, यूज करेगा। तो चलो एक छोटा सा रिलेशन देखना है हमें। नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल, मतलब अगर आपको मेटेलिक क्रिस्टल दिया हुआ होगा कि इतना इतना मेटेलिक क्रिस्टल प्रेजेंट है, तो उसमें से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल को और नंबर ऑफ यूनिट सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कहा गया फ्रॉम 0.3 ग्राम ऑफ कॉपर, तो हम इसमें से भी निकाल सकते हैं कितने नंबर ऑफ पार्टिकल और कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इज गिवन मास ऑफ मेटल। तो मास यहाँ पे x कंसिडर किया गया है, तो दिया हुआ होगा इज कैलकुलेटेड बाय नोइंग दिस पैरामीटर। अगर ये पैरामीटर पता है तो हम कैलकुलेट कर सकते। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, रो इज इक्वल टू NA³ इंटू MNA। तो यहाँ पे मोलर मास के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे ρA³ NA/N। तो यहाँ पे पैरामीटर भी मैंने लिख दे, A क्या होता है एज लेंथ, A³ क्या होगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, स्मॉल n क्या होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर सिंपल हुआ तो 1, BCC हुआ तो 2, FCC हुआ तो 4। रो क्या होती है, डेंसिटी होती है मेटल की, जो स्मॉल m होता है ये मोलर मास, सॉरी कैपिटल M होता है मोलर मास होता है मेटल का, और Na क्या होता है एवोगाड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू फिक्स है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस पे बेस न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इस पैरामीटर को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल को निकाल सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला और फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम ऑफ मेटल। तो सपोज अगर हम कंसिडर करें कि मोलर मास m वाला जो मेटल होगा वो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल कंटेन करता है, एवोगाड्रोस नंबर Na पार्टिकल को कंटेन करेगा। तो x ग्राम ऑफ मेटल कितना कंटेन करेगा, x इंटू Na एवोगाड्रोस नंबर डिवाइड बाय मोलर मास, इतने पार्टिकल क्या करेगा कंटेन। बट मोलर मास हमने देख चुके हैं कि क्या है, यहाँ पे ρA³ Na/N। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया तो हमें क्या मिला, ये ऊपर का वैसे की वैसे रखा, नीचे हमने m की जगह पे ये वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे एवोगाड्रोस नंबर कट हो गए, ये n नीचे से ऊपर चला गया, तो हमें क्या मिला xn ρA³। यहाँ पे x क्या होता है, दिस इज द मास ऑफ द मेटल, गिवन मास ऑफ मेटल, जिसमें हमें क्या करने, पार्टिकल को फाइंड आउट करना है। स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, कौन सा यूनिट सेल दिया हुआ है उसके नंबर ऑफ कितने पार्टिकल, सिंपल हुआ तो 1, BCC के 2 और FCC के 4। डेंसिटी मेटल की आएगी और A³ क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम। अगर आपको एज लेंथ पता है तो एज लेंथ का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम ऑफ मेटल। नेक्स्ट देखो नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल। तो n क्या होता है, स्मॉल n, पार्टिकल करस्पॉन्ड करता है एक यूनिट सेल के। तो यहाँ पे x/n A ρA³ हमने देखा कि इतने पार्टिकल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं x ग्राम ऑफ मेटल में। तो उसमें क्या हो गया, तो ये इधर क्या था, मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया, n के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल का फॉर्मूला मिलेगा। x वहाँ पे क्या होगा, द गिवन मास ऑफ मेटल, डेंसिटी ऑफ मेटल इंटू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले और दूसरे फॉर्मूले में क्या फ़र्क है, पहले फॉर्मूले में n से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे n नहीं है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स जो होंगे x ग्राम में कैसे कैलकुलेट करोगे, x/ डेंसिटी इंटू द A³। अगर नंबर ऑफ यूनिट सेल यहाँ पे ग्राम में दिया था तो हमने ये फॉर्मूला, अगर कभी कभी यूनिट सेल का जो मेटल होता है ना, वो मेटल वॉल्यूम भी दिया जाता है, मतलब मेटल को ऐसे डिजोल्व किया गया है और उसका इतना वॉल्यूम फॉर्म हुआ है। अगर लिक्विड फॉर्म में मेटल प्रोवाइड किया तो नंबर ऑफ यूनिट सेल हम क्या है, मेटल के वॉल्यूम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम डिवाइड बाय क्या होगा, A³। तब डेंसिटी यूज़ नहीं होगी क्योंकि मेटल डिजोल्व हो चुका है। तो ये था
डेरिवेशन जो डिराइव करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड द यूनिट सेल्स इन एक्स ग्राम ऑफ द मेटालिक क्रिस्टल। तो ये डिराइव करने के लिए नहीं आता कभी, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल आते हैं जिसे हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखने हैं। तो हमने आज के लेक्चर में जो फॉर्मूले देखे हैं उसे एक बार देख लो, हम भी एक बार नेक्स्ट लेक्चर में इसे देखेंगे। पहले फॉर्मूलेज को देखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आप नोट्स बनाइए, एक दो बार ये जो टॉपिक है उसे रिवाइज करके देखिए, क्योंकि इस टॉपिक में कैलकुलेशन का पार्ट ज़्यादा है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, तीनों में से किसी एक का पैकिंग इफिशियंसी एग्ज़ाम में आएगा ही 4 मार्क के लिए। तो तीनों को भी अच्छे से कंपेयर करके लर्न कर लो। तो अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।